देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जसप्रीत है और मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जो शायद एक छोटा सा कस्बा होने के साथ साथ एक अनजान जगह है। मगर सालों पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी तबाही आई थी जिसने मुझे अंदर से झंझोर दिया था, मेरे अपनों को मेरे से अलग कर दिया। उस वक्त मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और थोड़ा बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने की वजह से मैंने कभी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास ही नहीं किया, या फिर ऐसा कहें कि इन चीज़ों को कभी भी सीरियसली अपने दिमाग या आसपास रहने वाले लोगों पे नहीं किया। लेकिन एक वक्त ने मुझे इन चीज़ों का एहसास करवा दिया। ये उन दोनों की बात है जब दिन में गर्मी और रात को सर्दी पूरे तरीके से हावी होकर रहती थी। रात में बदन पर कपड़ा ना डालने पर सुबह होते होते पूरा बदन गर्म और बुखार से लथपथ होकर ही मिलता था। उस दिन मैं गांव के मजदूरों के पास उन सभी को खाना देने के लिए गया था। दरअसल मेरे पापा उस समय सरपंच थे, जिस वजह से गांव की पुरानी स्कूल के पास जो काम चल रहा था उसकी देखरेख मेरे पापा को ही करनी पड़ती थी और खाना भी हमारे ही घर से बनकर जाता था। पर मुझे नहीं पता खाने के टिफिन में क्या था। मैं बस बिंदास होकर उस रोड पर चल रहा था जो नदी के एकदम किनारे बनी हुई थी। नदी तो नहीं थी, लेकिन वो एक छोटा सा झरना था जिसकी पानी की बूंदें अभी भी मेरे बदन को छू पा रही थी। और इतने में ही मुझे किसी हॉरर मूवी की तरह निकलने वाली एक आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैं डरा नहीं, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई परछाई है, तब मुझे हल्का हल्का डर सा लगने लगा। चांद की उस हल्की हल्की रोशनी में मेरे अलावा कोई और भी था जो उस नदी के पानी में अपनी परछाई के साथ साथ चल रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठ गया था। लेकिन फिर मैं इन चीज़ों को अपना छोटा भ्रम मानता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद मैं सरकारी स्कूल के पास तो पहुंच गया, लेकिन बीच रास्ते में एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया। मैं कहाँ इन बातों को मानने वाला था। मैं तो बिंदास आगे बढ़ता रहा। खाने का टिफिन देने के बाद मैं वापस से घर की तरफ लौटने ही वाला था कि किशन नाम के एक मजदूर ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, ज़रा संभल कर जाना, रास्ता तुम्हें जितना साफ दिखाई दे रहा है वास्तव में इतना शांत नहीं है। और इतना सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वो सब बात झूठी साबित हुई, क्योंकि उस रास्ते पर मुझे ना ही तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो वास्तव में भयानक साबित हो। खैर, अब जब सब कुछ सही चल रहा था तब मुझे भी क्या परवाह थी। उस दिन मैं देर रात सोया था और मुझे आज भी काफ़ी अच्छे से याद है उस दिन जब मैं गहरी नींद का आनंद लेता हुआ सोया था, तब मेरे बेड पर कोई और भी था। हालांकि उस चीज़ का एहसास मुझे आधी नींद में हो रहा था, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बदन पर सवार है और उसका पूरा का पूरा बोझ मेरे शरीर झेल रहा है। उस रात में बहुत मुश्किल से नींद ले पाया और फिर जब सुबह आँख खुली तो मैंने देखा कि आज स्कूल भी नहीं जा पाया, क्योंकि सुबह के 9 बजने को जो आए थे मेरे शरीर पर लाल लाल धब्बे बन गए थे और अपने शरीर पर एक अजीब से चिन्ह को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, कुछ ऐसा जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ, लेकिन ये नहीं जान पा रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर मैंने सारी बात अपनी मम्मी के साथ शेयर की तो उन्होंने एक छोटी सी बीमारी मानकर इस बात को टाल दिया। लेकिन फिर उस दिन के बाद शुरू हुई बर्बादी की शुरुआत। दूसरे दिन जब एक बार फिर खाने का समय हुआ, तब हमें पता चला कि नदी के किनारे किसी की लाश मिली है और ये लाश उन्हीं मजदूरों में से एक की है जिनको मैंने कल खाना खिलाया था। और उसके बाद जब मैं उन मजदूर के पास पहुंचा तो मेरी नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ी जो नदी के किनारे मिली थी। उस नदी के किनारे मिली लाश का पूरा बदन अब नीला पड़ चुका था और तो और उसके बदन से एक अजीब सी बदबू निकल रही थी, जो ये साबित कर रहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में सोचना भी मेरे लिए एक कल्पना मात्र होगा। लेकिन क्या हुआ था और इस सिर्फ डेड बॉडी का शरीर नीला कैसे पड़ गया, यह अब मेरे दिमाग में एक राज बन गया। इन सब बातों को जानना मेरे लिए एक लक्ष्य बन गया था, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों ने मुझे अंदर से झंझोर कर रख दिया। दरअसल उन मजदूरों ने यह आरोप लगाया कि मेरे पापा ने खाने में कुछ गंदी चीज़ों का इस्तेमाल किया था और वो इस आदमी के पेट में पॉइजन बन गया, जिस वजह से इस आदमी की डेथ हो गई। लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि खाने में कोई मिलावट नहीं थी, बल्कि गड़बड़ कहीं और है। उस दिन के बाद वो काम रुकना शुरू हो गया और धीरे धीरे उस काम को पोस्टपोन कर दिया गया। तकरीबन 13 दिन तक उस तरफ कोई और काम ही नहीं चल पाया,
जब दोबारा उस काम की शुरुआत हुई तब तक मेरा शरीर भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था, क्योंकि मैंने 13 दिन तक उस झरने को देखा तक नहीं था। मगर उसके बाद जब काम फिर से स्टार्ट किया गया तब तक ये साबित हो चुका था कि खाने में कोई मिलावट नहीं थी। सारे के सारे वही मजदूर थे जो पहले काम करते थे। अभी भी लोगों में ये सस्पेंस बना हुआ था कि अंततः उस मजदूर की मौत भला हुई कैसे, जिसका शरीर अचानक ही नीला पड़ गया और उसका शरीर बदबू भी मारने लगा। पर पापा के ऊपर लगे सारे के सारे इल्जाम अब खत्म हो गए थे। लेकिन 10वीं क्लास में होने के बाद भी मेरा दिमाग इस चीज़ को परखना चाहता था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। उसी दिन की बात है जब दोबारा काम स्टार्ट हुआ था तो मैं रोजाना की तरह अब भी खाना लेकर सारे मजदूरों के खातिर उस पुराने स्कूल की तरफ चल दिया। लेकिन इससे पहले मैं वहां पर पहुंचता कि अचानक ही एक मजदूर ने मुझे खबर दी कि सभी मजदूर आज अपना पकवान साथ लेकर आए हैं और वो खुद ही अपना पकवान रोजाना अपने साथ लेकर आएंगे और आपको इससे कोई कष्ट भी नहीं होगा। मुझे भी भला इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार स्कूल की तरफ जाकर आता हूँ, फिर वापस लौट आऊँगा। और यही सब सोचकर मैं स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ता तो बड़ा ही सुनसान लग रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भूत प्रेत को मानना और ना मानना ये मैं कभी डिसाइड ही नहीं करता। फिर इतने में ही मेरी आंखें एक आदमी पर पड़ी और उसके बाद जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। वो मेरे पापा ही थे जो आज इस झरने के किनारे अपने नीले नीले शरीर के साथ गिरे हुए थे। पर उस 1.5 किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था जो मेरी सहायता कर सके। और फिर मुझे याद आया कि जो मजदूर मुझे यहाँ से करीब 100 मीटर पीछे मिला था, मुझे उसी की सहायता लेनी चाहिए। फिर मैं भागते हुए जब उसी जगह पर गया तो मैंने देखा कि वो मजदूर अभी भी उस झरने के किनारे खड़ा होकर कुछ देख रहा था। तभी मैं हाँफता उसके करीब पहुँच गया और मैं उस आदमी से मदद की गुहार लगाते हुए बोला, भाई साहब, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप मेरी मदद कीजिए वरना उनकी डेथ हो जाएगी। और ये मेरी बात सुनते ही वो आदमी झट से पीछे मुड़ा और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे शरीर में सनसनी मचने लगी। असल में ये कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो करीब 13 दिन पहले मरा था। इसका शरीर अभी भी एकदम नीला दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक गंभीर आवाज़ में कहा, तुम्हारा बाप अब भी मौत और ज़िंदगी से खेल रहा है। अगर तुम्हें उसकी जान बचानी है तो प्रेतों की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। मेरे लिए तो यह कोई नहीं कर पाया, लेकिन अब अगर तुम अपने बाप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इन शर्तों को पूरा करना ही होगा। अपने पापा के खातिर मैं हर खतरे को उठाने को तैयार था और अब तो मैं समझदार भी हो चुका था, तो मेरा हक बनता था कि अब मैं अपने पापा को मौत के मुंह से बाहर निकाल दूं। उस मृत मजदूर ने मुझे 3 बातों का पालन करने को कहा, या फिर यूं कहें कि उन शर्तों का पालन करने को कहा। अगर मैं सही से उन सभी को क्लियर कर पाया तो मेरे पापा बच जाएंगे। अब शुरुआत थी मेरे पापा को बचाने की एक भयानक निशान की। इन शर्तों को सुनते ही मेरे कानों से खून निकलने लगता। लेकिन अब बात जब पापा पर आ गई थी तो मैं कुछ भी करने को बेताब था। मैंने उस झरने का पानी एक बोतल में भरा और उस पानी को लेकर वहां से करीब 400 मीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ चल दिया। उस पहाड़ी के बगल में एक रास्ता गुजर रहा था और मैं उस रास्ते को सही से देखते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि बिखरे हुए बाल और पैरों की छन छन की आवाज़ के साथ एक औरत उस रास्ते से भटक रही थी, जिसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। पानी से भरी उस बोतल का जल मुझे उस औरत के कटोरे में डालना था, लेकिन उस औरत को ये भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हालांकि वो अपनी आंखों से अंधी थी। फिर मैं सावधानी बरतते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। जैसा कि उसने मुझे बताया था कि अगर उसे हल्का भी मालूम पड़ा कि हाँ तुम मौजूद हो तो वो तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगी। इसलिए मैं खतरा ना उठाते हुए बेहद धीमी गति के साथ उस औरत तक पहुंचा। इससे पहले कि मैं उसके कटोरे में पानी डाल पाता कि मेरे हाथ से पानी की बोतल छूट गई और जैसे वो पानी की बोतल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिरी तो वैसे ही वो पानी खून में तब्दील हो गया। ये देखकर तो मेरी आंखें चौड़ी की चौड़ी रह गई। सच में ये बेहद ही डरावना पल था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरी कल्पना से बाहर था। उस बुजुर्ग औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और मैं वहीं पर छटपटाने लगा। अब मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और मेरे शरीर की पूरी एनर्जी अब खत्म होने लगी थी। लेकिन उसके बाद मैं किसी तरह भगवान का स्मरण करते हुए अपने पापा को जिंदा बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा। फिर कुछ देर के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस औरत ने मुझे जोर से धक्का मारकर वहीं नीचे गिरा दिया और खुद भी वो छूमंतर हो गई।
ये अब बड़ा पेचीदा मामला बन रहा था। अपनी पहली शर्त में मैं फेल हो गया और इसके साथ ही मुझे कुछ सूत्रों से पता चला कि मेरे पापा की सांसें थम चुकी हैं। तभी मैं खुद पे गुस्सा करता हुआ जोर जोर से रोने लगा। अब्बा की शर्तों को पूरा करने का कोई फायदा भी नहीं था, लिहाजा मैं फिर से उसी झरने के पास पहुंच गया और मैंने देखा कि अब पापा हमारे बीच नहीं रहे। वहीं के कुछ मजदूर लोग मेरे पापा को उठाकर घर की तरफ लेकर जा रहे थे। दोस्तों, उस दिन मैं पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन इस घटना के बाद सच बताऊं तो मैंने अपनी भी माँ को ये कस्बा छोड़ने को कहा। हालांकि हमने उस गांव को तो छोड़ दिया, लेकिन इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर उस झरने के पास ऐसा क्या है जो मेरे पापा और बाकी लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। आज भी जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो फूट फूट कर रोने लगता हूँ कि आखिर मेरी एक ही गलती की वजह से मेरे पापा की जान चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।